नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, धीरे धीरे करते हम आज 7वें सत्र पर आ गए हैं। त्वरित दोहरान श्रृंखला चल रही है और आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं रीतिकाल पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की। रीतिकाल दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा पड़ाव है और यहां आकर बिल्कुल भिन्न रूप में साहित्य हमारे सामने आता है। आदिकाल और भक्ति काल में जो विशेषताएं, जो प्रवृत्तियां हमें देखने को मिलती हैं, वो बिल्कुल अलग दिशा में यहां आकर मुड़ जाती हैं। भक्ति भी है तो वो श्रृंगार प्रधान भक्ति है, जिसमें आध्यात्मिकता कम और लौकिकता ज्यादा दिखाई देती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का सबसे पहला प्रश्न, रीतिकाल के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन छांटना है। रीतिकाल में कविता को प्रेरणा देने वाली शक्ति अलंकार, रस और नायिका भेद हो गए। बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी के मध्य मानी है। सी, आचार्य शुक्ल ने कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। और डी, जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया है। रीतिकाल के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो इस प्रश्न में बता दिए गए हैं, स्पष्ट कर दिए गए हैं, ताकि पृष्ठभूमि, एक आधार तैयार हो सके। लेकिन इनमें से एक कथन ऐसा है दोस्तों जो कि असत्य है। तो पहले कथन पर सबसे पहले बात करते हैं। रीतिकाल में कविता को प्रेरणा देने वाली शक्ति अलंकार, रस और नायिका भेद हो गए। इस पंक्ति का क्या अर्थ है? इस पंक्ति का अर्थ है कि कवियों ने कविता भावानुभूतियों की अभिव्यक्ति के लिए नहीं लिखी, बल्कि पांडित्य प्रदर्शन और चमत्कार को प्रदर्शित करने के लिए लिखी। और पांडित्य प्रदर्शन और चमत्कार प्रदर्शन का उस समय एक ही जरिया था। कौन सा? अलंकारों के द्वारा चमत्कार प्रदर्शन, रस भेद के द्वारा चमत्कार प्रदर्शन और पांडित्य प्रदर्शन, और नायिका भेद के द्वारा। यानी यहां पर काव्य अनुभूतियों की स्वच्छंद अभिव्यक्ति, सहज अभिव्यक्ति न होकर के क्या हो गया? पांडित्य प्रदर्शन, चमत्कार प्रधानता। और इसके साथ एक और पंक्ति, एक और तत्व जो यहां लिखा नहीं गया है, अपने अपने आश्रयदाता राजाओं की विलासी मनोवृत्ति को आनंदित करना, उन्हें सुख प्रदान करना। इन बातों को लेकर, इन उद्देश्यों को लेकर इस काल में कविता लिखी गई। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी मानी है। यह कथन भी बिल्कुल सत्य है। दोस्तों, ये मैंने यहां इसलिए लिया है कि हम जब भी काल विभाजन पढ़ते हैं, हम इस बात की तरफ ध्यान ही नहीं देते कि ये सन है या संवत है। अगर सन में है तो ईसवी सन होता है, और संवत है तो 57 वर्ष का अंतर ईसवी सन और संवत में होता है। न जाने कितने सत्रों में मैं ये बात कह चुकी हूं, लेकिन फिर भी परीक्षा के समय आप इस बात को भूल जाते हैं। तो इस बात को भूलना नहीं है। शुक्ल जी का जब काल विभाजन हम पढ़ते हैं तो क्योंकि वो संवत में है, तो वो 1700 से 1900 के बीच का समय मानते हैं रीतिकाल का। और हम 1700 में से अगर 57 वर्ष घटाएं तो ईसवी सन में क्या आएगा? 1643 ईस्वी। और 1900 में से अगर हम 57 घटाएं तो 1843 ईस्वी आएगा। तो आप जब भी कभी किसी तिथि के विषय में जांच करें तो उससे पहले विकल्प, सही विकल्प चुनने से पहले यह देख लें कि ईसवी सन में है या संवत में है। संवत में है तो 57 वर्ष घटाने से ईसवी सन आ जाएगा, और अगर ईसवी सन में है और संवत में परखना है तो 57 वर्ष जोड़ दीजिए, तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा। इस बात को बिल्कुल मत भूलिए। हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में तो भूलना ही नहीं है। तो यह कथन बिल्कुल सही है। आचार्य शुक्ल ने कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। यह कथन गलत है, क्योंकि आचार्य शुक्ल ने कृपाराम को रीतिकाल का प्रवर्तक नहीं माना, बल्कि किसको माना है? चिंतामणि त्रिपाठी को। यानी यही असत्य कथन है और यही इस प्रश्न का उत्तर भी है।
अब चौथा जो कथन है, जॉर्ज ग्रियर्सन और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को मध्यकाल यानी भक्तिकाल और रीतिकाल का सम्मिलित रूप, पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। तो आचार्य शुक्ल और जॉर्ज ग्रियर्सन ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? रीतिकाल नाम दिया है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। आगे चलते हैं। रीतिकाल के कवियों और उनकी रचनाओं की दृष्टि से इनमें से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? नहीं है पर ध्यान देंगे। ए चिंतामणि कविकुल कल्पतरु, बी मतिराम छत्र प्रकाश, सी देव भावविलास और डी पद्माकर जगत विनोद। आपको ध्यान रखना है, चिंतामणि जिन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक मानते हैं शुक्ल जी, उनकी रचना है कविकुल कल्पतरु, ये बात बिल्कुल सही है। मतिराम ने छत्र प्रकाश जैसी कोई रचना नहीं लिखी, ये कथन बिल्कुल गलत है। देव का भावविलास कथन बिल्कुल सही है और पद्माकर ने जगत विनोद लिखा, यह भी बिल्कुल सही है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अब हम इसके विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन पर बात करते हैं। छत्र प्रकाश क्या है? आपको ध्यान रखना है, छत्र प्रकाश नाम से आप इसे भूषण कवि के साथ ना जोड़ें, क्योंकि कवि भूषण ने छत्रसाल दशक नाम से एक ओजपूर्ण कृति लिखी है, लेकिन छत्र प्रकाश भूषण की कृति नहीं है बल्कि लाल कवि की रचना है। और इसमें कवि ने क्या बताया है? बुंदेल वंश की उत्पत्ति, चंपत राय के विजय वृत्तांत, उनके पराक्रम, चंपत राय के अंतिम दिनों में उनके राज्य का मुगलों के हाथ में चले जाना और छत्रसाल द्वारा फिर अपने राज्य का उद्धार करना और विजय द्वारा मुगलों की नाक में दम करना, इन सारी घटनाओं का पूरा अच्छे से विस्तृत वर्णन लाल कवि ने छत्र प्रकाश में दिया है। कई बार प्रश्न इस तरह से भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि छत्र प्रकाश की विषय वस्तु किससे संबंधित है। जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उन पर अक्सर इस तरह के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और छत्र प्रकाश को मैंने यहां इसलिए खास तौर पर लिया है कि आप इसे, यदि पूछा जाए कि छत्र प्रकाश किसकी कृति है, तो आप भूषण के नाम से बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। ये लाल कवि की रचना है, भूषण की कृति का नाम है छत्रसाल दशक। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र पर रचित पहला ग्रंथ है। ए हित तरंगिणी, बी साहित्य लहरी, सी रसमंजरी और डी कविकुल कल्पतरु। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। हित तरंगिणी कृपाराम की रचना है। उत्तर हुआ ए। साहित्य लहरी सूरदास की है, जिसमें उनके दृष्टिकूट पद मिलते हैं। रसमंजरी नंददास की रचना है और कविकुल कल्पतरु अभी हम पढ़ ही चुके हैं, चिंतामणि त्रिपाठी की कृति है। तो कृपाराम ने लिखा हित तरंगिणी और हित तरंगिणी को हिंदी साहित्य में काव्य शास्त्र पर रचित पहला ग्रंथ माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे कंठस्थ कर लेंगे। अब कृपाराम कृत हित तरंगिणी की रचना 1541 ईस्वी में हुई। ये 400 छंद है, इसमें 400 छंदों से युक्त है, 5 तरंग यानी अध्यायों में विभक्त है और ये ग्रंथ भरत के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। इसके बाद साहित्य लहरी मैंने आपको बता ही दिया, सूरदास की रचना है। रसमंजरी नंददास के द्वारा रची गई और कविकुल कल्पतरु के रचनाकार है चिंतामणि त्रिपाठी। आगे चलते हैं। इनमें से कौन रीतिबद्ध नहीं है? मतिराम, केशवदास, घनानंद या चिंतामणि। तो दोस्तों आप जानते हैं कि रीतिकाल में 3 धाराएं, विशेष तौर पर साहित्यिक धाराएं प्रचलित हुई, रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध और रीतिमुक्त। हमसे प्रश्न पूछा गया है रीतिबद्ध कौन नहीं है? रीतिबद्ध धारा में वे आते हैं जिन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना की, यानी जो पूरी तरह से जिनका ध्यान लक्षण ग्रंथों की रचना पर केंद्रित रहा। हमें बताना है कि इनमें से किसने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे, तो यानी सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। मतिराम, केशवदास और चिंतामणि, इन सब ने लक्षण ग्रंथों की रचना की। ये रीतिबद्ध धारा के कवि हैं, लेकिन घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगले प्रश्न पर आते हैं। वृंद सत्सई की विषय वस्तु क्या है? नायिका भेद, श्रृंगार, नीति या भक्ति। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। ये तो मान लिया कि कवि वृंद जो है रीतिकाल के उन कवियों में से हैं जिन्हें नीतिपरक ग्रंथ लिखने के
लिए प्रसिद्ध माना जाता है। प्रसिद्धि मिली क्योंकि उनकी वृंद सतसई, उन्होंने बहुत सारा साहित्य लिखा, अनेक रचनाएं लिखी और उनकी विषय वस्तु श्रृंगार और भक्ति और नीति इन तीनों से संबंधित है, लेकिन फिर भी वे नीति के कवि के रूप में विख्यात हैं और वृंद सतसई उनकी कीर्ति का प्रमुख आधार है। इसलिए यहां वृंद सतसई के विषय में प्रश्न पूछा गया है। तो वृंद सतसई का संबंध विषय वस्तु किससे संबंधित है? नीति वर्णन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु, वृंद कवि ने नीति, भक्ति और श्रृंगार तीनों प्रकार की रचनाएं लिखी हैं। अगर प्रश्न पूछा जाए कि वृंद कवि ने किस प्रकार की रचनाएं लिखी, तो आपको नीति, भक्ति और श्रृंगार में से केवल नीति को नहीं चुनना है, बल्कि भक्ति और श्रृंगार पर परख भी उन्होंने रचनाएं लिखी। इनकी 6 कृतियां हैं। 12 मासा 1668 ईस्वी में आई, भाव पंचाशिका 1686 में, नयन पचीसी 1686 में, पवन पचीसी 1691 में और श्रृंगार शिक्षा 1691 में और यमक सतसई 1706 ईस्वी में। आपको क्या ध्यान रखना है? इन सारी रचनाओं को तो ध्यान में रखना ही है, इसके साथ साथ आपको ये बिंदु ध्यान में रखना है कि इनकी विषय वस्तु किससे संबंधित है। तीसरी बात, वृंद एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने 2 सतसई लिखी, वृंद सतसई और यमक सतसई। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम साहित्य कोश के साक्ष्य की बात करें तो हिंदी साहित्य कोश में सम्मेत शिखर छंद, हितोपदेश संधि, वृंद सतसई, वचनिका, सत्य स्वरूप, हितोपदेशाष्टक, भारत कथा आदि कृतियों का भी, वृंद के द्वारा रचित इन कृतियों का भी उल्लेख मिलता है, लेकिन अन्य तथ्यों से ये प्रमाणित नहीं होती, इसलिए इनका उल्लेख अक्सर पुस्तकों में नहीं मिलता। आगे चलते हैं। रीतिकाल के निम्नलिखित नामकरणों को उनके प्रस्तुतकर्ता विद्वान के साथ सुमेलित कीजिए। नामकरण और ये विद्वानों के नाम हैं। रीतिकाल, कलाकार, अलंकृत काल और श्रृंगार काल। और इधर है भगीरथ मिश्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, मिश्र बंधु और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हम सभी एक प्रश्न में पढ़ चुके कि रीतिकाल नाम आचार्य शुक्ल ने दिया और इनके साथ में जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल नाम दिया। कलाकाल कहने वाले हैं भगीरथ मिश्र, अलंकृत काल नाम दिया मिश्र बंधुओं ने और श्रृंगार काल नाम दिया रीतिकाल को विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। यानी कूट का क्रम क्या होना चाहिए? रीतिकाल 4, 1, 3 और 2। 4, 1, 3 और 2 ये कूट का क्रम होना चाहिए। 4, 1, 3 और 2 यानी डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। अगला प्रश्न। अगले प्रश्न से पहले 2 बिंदु महत्वपूर्ण। रीतिकाल के नामकरण के संबंध में ये तो मैं बता ही चुकी कि जॉर्ज ग्रियर्सन ने भी इसको रीतिकाल कहा। ये और ध्यान रखना है आपको कि डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल इनका उपनाम है, ने भी इसको कलाकाल कह करके पुकारा। भगीरथ मिश्र के साथ साथ डॉक्टर रसाल भी रीतिकाल को कलाकाल कह करके पुकारते हैं। ये बात आपको भूलनी नहीं है। अगला प्रश्न। रीतिबद्ध काव्यधारा के विषय में कथन असत्य है। रीतिबद्ध कवियों ने काव्य रीतियों का पालन करते हुए काव्य सृजन किया। रीतिबद्ध कवियों ने राजाओं और सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से लक्षण ग्रंथ लिखे। सी, संस्कृत साहित्य के समान हिंदी साहित्य में भी कवि और आचार्य 2 भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे। और डी, नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवियों को 2 वर्गों में विभक्त किया है, सर्वांग निरूपक कवि और विशिष्टांग निरूपक कवि। तो दोस्तों असत्य कथन हमें छांटना है। पहला कथन है रीतिबद्ध कवियों ने काव्य रीतियों का पालन करते हुए काव्य सृजन किया। यह बात बिल्कुल सही है, अर्थात लक्षण ग्रंथों की रचना की। रीतिबद्ध कवियों ने राजाओं और सामंतों को शास्त्रीय ज्ञान प्रदान करने के उद्देश्य से लक्षण ग्रंथ लिखे। इसका जीता जागता उदाहरण है केशवदास की कविप्रिया, जो उन्होंने अपने आश्रयदाता के दरबार में स्थित एक नर्तकी जो कि उनकी शिष्या थी, उसको कवि शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से इस ग्रंथ की रचना की थी। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है, यह भी सही है, यह भी सही है। संस्कृत साहित्य के समान हिंदी साहित्य में भी कवि और आचार्य 2 भिन्न भिन्न श्रेणियों के कवि रहे, यह कथन बिल्कुल गलत है। नगेंद्र ने रीतिबद्ध कवियों को 2 वर्गों में विभक्त किया है, सर्वांग निरूपक और विशिष्टांग निरूपक। यह कथन बिल्कुल सही है। अब बात आती है कि इस कथन को हम पहले समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, संस्कृत साहित्य की जहां तक बात करें तो शुरुआती दौर में संस्कृत साहित्य में हमेशा से
आचार्य प्रदर्शन करने यानी काव्यांगों का निरूपण करने वाले विद्वान अलग होते थे, वे काव्य रचना नहीं करते थे, और कवि अलग होते थे। तो यही बात यहां कही गई है कि संस्कृत साहित्य में जिस प्रकार कवि और आचार्य अलग अलग थे, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में भी अलग अलग रहे, लेकिन वास्तव में हिंदी साहित्य में कवि और आचार्य एक ही रहे। केशव ने यदि लक्षण ग्रंथों की रचना की तो उन्होंने स्वतंत्र काव्यों की भी रचना की। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, इसलिए यह कथन असत्य है। अब इस बात की पुष्टि के लिए इसका उत्तर हुआ सी, आंसर होगा सी। इस बात की पुष्टि के लिए हम शुक्ल जी के एक कथन की चर्चा करते हैं। शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है कि संस्कृत साहित्य में कवि और आचार्य दो भिन्न भिन्न श्रेणियों के व्यक्ति रहे। जैसे कि हमने अभी चर्चा की, हिंदी काव्य क्षेत्र में यह भेद लुप्त सा हो गया, यानी जो भेद कवि और आचार्यों के बीच संस्कृत साहित्य में था, यानी कवि अलग थे और आचार्य अलग थे, वो भेद यहां लुप्त हो गया। यानी हिंदी में कवि भी, जो कवि था वो आचार्य भी था, जो आचार्य था वो कवि भी था। इस एकीकरण का प्रभाव अच्छा नहीं पड़ा। आचार्यत्व के लिए जिस सूक्ष्म विवेचन और पर्यालोचन शक्ति यानी गहरा निरीक्षण करने की जो शक्ति है की अपेक्षा होती है, उसका विकास नहीं हुआ। तो इस कथन से यह सिद्ध हो जाता है कि जो सी कथन है वो बिल्कुल असंगत है। आगे चलते हैं। इनमें से किस कवि ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखा? देव, पद्माकर, भूषण और बिहारी। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। देव, पद्माकर और बिहारी ये तीनों रीतिबद्ध धारा के कवि हैं और तीनों ने लक्षण ग्रंथ लिखे, लेकिन बिहारी रीति सिद्ध धारा के कवि हैं और इन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की। इनकी केवल एक ही कृति है बिहारी सतसई, जो कि लक्षणों को ध्यान में रख करके रची गई है, लेकिन एक स्वतंत्र लक्षण ग्रंथ नहीं है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा डी, आंसर हुआ डी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित रचनाओं एवं उनके रचनाकारों को सुमेलित कीजिए। यहां रचनाकार हैं और वहां रचनाओं के नाम दिए गए हैं, सुमेलित करना है। केशवदास, मतेराम, भूषण और देव, ललित ललाम, रसिक प्रिया, भाव विलास और शिवा बावनी। तो केशवदास की ग्रंथ का नाम है रसिक प्रिया, यानी पहले नंबर पर 2 आएगा। मतिराम की कृति है ललित ललाम, फिर दूसरे नंबर पर 1 आएगा। भूषण की है शिवा बावनी, फिर आएगा 4, और देव की है भावविलास, फिर आएगा 3। यानी कूट का क्रम होना चाहिए 2 1 4 3। चलिए कूट देखते हैं। 2 1 4 3 यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मतेराम का ग्रंथ नहीं है? रसराज, रसविलास, ललित ललाम और छंदसार। तो दोस्तों ये विलास नाम से भाव विलास देव की कृति है, उसी तरह से रस विलास भी देव की कृति है, यानी ये मतेराम की रचना नहीं है। रसराज, ललित ललाम और छंदसार ये तीनों मतेराम की कृतियां हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी, और ये कृति किसकी है? ये देव की कृति है। अब इस पर आधारित कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु, रसविलास पहली बात देव की रचना है। इसके अतिरिक्त इन्होंने साहित्यसार देव ने और लक्ष्मण श्रृंगार नामक रीति ग्रंथों की रचना की है। मतिराम के रसराज और ललित ललाम ग्रंथों ने पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त की है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कवि वे हैं जिन्होंने रीति नीति से बंधकर काव्य रचना की, लक्षण ग्रंथ न लिखकर स्वच्छंद रीति से भाव व्यंजना की, परंपराओं को तोड़कर मनमानी की, भाव सघनता के स्थान पर तर्क सघनता का सहारा लिया। हमें बताना है कि रीति मुक्त कवि, रीति काल में रीति की काव्य धाराओं में रीति मुक्त कवि आखिर किन्हें कहा गया? तो रीति नीति से जिन्होंने बंधकर काव्य रचना की वे रीति मुक्त नहीं बल्कि रीतिबद्ध कहलाए। लक्षण ग्रंथ जिन्होंने नहीं लिखे और स्वच्छंद रीति से भावाभिव्यक्ति की वे ही रीति मुक्त कवि कहलाए। जिनकी काव्य में अनुभूतियों की स्वतंत्र और स्वच्छंद अभिव्यक्ति है वे ही रीति मुक्त कवि कहलाए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। परंपराओं को तोड़कर मनमानी करने वाले बिल्कुल रीति मुक्त नहीं कहलाए। हाँ, भाव सघनता के स्थान पर यानी जिन्होंने भावाभिव्यक्ति को महत्व न दे करके तर्क प्रस्तुत करने को महत्व दिया, ये भी रीति मुक्त कवियों की विशेषता नहीं है। तो रीति मुक्त कवियों की विशेषता ये है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न,
देव विरचित अष्टयाम का वर्ण्य विषय है। देखिए, जैसे देव के अष्टयाम नामक कृति के विषय वस्तु पर प्रश्न पूछ लिया जाता है कई बार परीक्षाओं में, उसी तरह से आप ध्यान रखेंगे कि छत्र प्रकाश पर भी प्रश्न पूछा जा सकता है, क्योंकि छत्र प्रकाश का जो नाम है वो भूषण की रचनाओं के नाम से मिलता जुलता है, इसलिए भी यह प्रश्न पूछा जा सकता है। या यह पूछा जा सकता है कि छत्र प्रकाश किसकी रचना है। तो देव विरचित अष्टयाम का वर्ण्य विषय क्या है? दिन के आठों पहर होने वाली ठाकुर जी की चर्चा, दिन के आठों पहर होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन, दिन के आठों पहर अपने आश्रयदाता की जीवनचर्या का वर्णन, या दिन के आठों पहर की कवि की स्वयं की दिनचर्या का वर्णन। दोस्तों, अष्टयाम शब्द को हम समझ लेते हैं सबसे पहले, आप जिससे कि कभी भूले नहीं। अष्ट का मतलब होता है 8, आप सब जानते हैं, और याम का मतलब होता है पहर, यानी प्रहर, दिन के जो प्रहर हैं, यानी आठों प्रहर के किस गतिविधि का वर्णन किया गया है ये हमें पता लगाना है। तो बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि रीतिकाल श्रृंगार रस प्रधान काव्य अधिक रचा गया। तो अष्टयाम जो कृति है उसमें दिन के आठों पहर में नायक नायिकाओं के जो विविध विलास हैं, कौन से प्रहर में कौन सा विलास किया जाता है, उसका चित्रण अष्टयाम में देव ने किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, आचार्य केशव दास ने कवि शिक्षा हेतु किस ग्रंथ की रचना की? इसकी चर्चा मैं कर चुकी हूं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे भूलना नहीं है। रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया और विज्ञान गीता। तो सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है दोस्तों। कवि प्रिया जो ग्रंथ है उसकी रचना केशव दास ने कवि शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की थी। आंसर हुआ सी। और इस प्रश्न के विषय में स्मरणीय बिंदुओं पर भी एक नजर डालते हैं। सबसे पहली बात, कवि प्रिया 1601 ईस्वी के आसपास लिखी गई। दूसरी बात, कवि शिक्षा के साथ साथ इसमें यानी कवि शिक्षा दी, कवि होने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है वो शिक्षा दी, और काव्य दोष और अलंकारों की चर्चा भी यहां की। हिंदी साहित्य कोश भाग 2 में स्पष्ट रूप से इस बात को लिखा गया है कि कवि प्रिया कवि शिक्षा की पुस्तक है। केशव ने इसका प्रणयन अपनी साहित्य शिक्षा तथा अपने आश्रयदाता इंद्रजीत सिंह की प्रधान दरबारी पातुर, पातुर शब्द राजनर्तकी के लिए या वैश्याओं के लिए जो राज दरबार में हुआ करती थी उनके लिए इस्तेमाल होता था, और उस पातुर का नाम दिया गया है प्रवीण राय। ये शिष्या थी केशवदास की, और इन्हीं को शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्होंने कवि प्रिया नामक ग्रंथ की रचना की थी। और इस कवि प्रिया में 16 प्रभाव है। प्रभाव अध्यायों के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द है। आगे चलें। आलम रीतिबद्ध रचना करने वाले कवि नहीं थे, ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। आलम के विषय में यह कथन है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों ये कथन है डी यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। इस कथन को समझ लेते हैं। इस कथन में शुक्ल जी कहते हैं कि आलम रीतिबद्ध कवि नहीं थे, यानी रीतिबद्ध काव्य की रचना उन्होंने यानी लक्षण ग्रंथ उन्होंने नहीं लिखे। वे प्रेमोन्मत्त यानी प्रेम के भाव में डूबकर मस्त होकर के कवि रचना करने वाले कवि थे। उन्होंने और अपनी तरंग के अनुसार अपने मन में भावनाओं की जो लहर उठती थी उसके अनुसार वो रचना करते थे, और यही कारण है कि इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि आलम रीति मुक्त कवि थे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अब महत्वपूर्ण बिंदु, आलम रीति मुक्त काव्यधारा के कवि थे, चर्चा हो चुकी। अब ये किसके दरबार में थे? औरंगजेब के दूसरे बेटे मुअज्जम के आश्रय में उनके दरबारी थे, और बाद में यही मुअज्जम बहादुर शाह के नाम से गद्दी पर बैठा। इनकी कविताओं का एक संग्रह है आलमकेली, और शुक्ल जी ने संवत 1740 से 1760 के मध्य इनका कविता काल माना है। तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु है जिनको आपको ध्यान में रखना है। कविकुल कंठाभरण के विषय में असंगत कथन छांटिए। कविकुल कंठाभरण अलंकार का प्रसिद्ध ग्रंथ है। इसके रचयिता कवि ग्वाल हैं। कविकुल कंठाभरण में कुल 85 पद्य हैं।
इस ग्रंथ में कवि ने अलंकारों के लक्षण और उदाहरण एक ही पद्य में प्रस्तुत किए हैं। तो दोस्तों, कवि कुल कंठाभरण के विषय में ये बात बिल्कुल सही है कि ये अलंकार का प्रसिद्ध ग्रंथ है, यानी ये एक अलंकार ग्रंथ है। इस बात को भूलना नहीं है। किस प्रकार का ग्रंथ है प्रश्न पूछा जाए तो अलंकार ग्रंथ है, आपको ध्यान रखना है। इसके रचयिता, ये बिल्कुल सही कथन है, असंगत कथन हमें छांटना है। इसके रचयिता कवि ग्वाल हैं, ये कथन गलत है। इसकी रचना कवि दूल्हा ने की, कवि ग्वाल ने नहीं की, तो ये कथन बिल्कुल गलत है। तो ये इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अब इसके अलावा दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। कवि कुल कंठाभरण में कुल 85 पद्य हैं और इस ग्रंथ में कवि ने अलंकारों के लक्षण, जिस पद्य में अलंकारों के लक्षण दिए हैं उसी पद्य में अलंकार उस लक्षण के अनुसार एक उदाहरण भी प्रस्तुत किया है। ये इस ग्रंथ की खास विशेषता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कवि ने सतसई की रचना नहीं की? रसनिधि, वृंद, भूपति और बेनी प्रवीण। डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। शेष तीनों कवियों ने सतसई की रचना की, बेनी प्रवीण ने सतसई की रचना नहीं की। आंसर हुआ डी। अब स्मरणीय बिंदु, रसनिधि ने रतन हजारा नामक एक सतसई लिखी जो बिहारी सतसई के अनुकरण पर रचित दोहों का संग्रह है। वृंद ने 2 सतसई लिखी, इसकी चर्चा हम कर चुके, यमक सतसई और वृंद सतसई। भूपत ने भूपति सतसई नाम की रचना की, लेकिन बेनी प्रवीण ने कोई सतसई नहीं लिखी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव कवि की है? काव्य निर्णय, रसराज, श्रृंगार निर्णय और भाव विलास। देव की रचनाओं को याद करने का एक ही तरीका है, ज्यादातर रस विलास या भाव विलास पर ही प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि विलास जहां है वहां देव की रचना है, तो ये ध्यान रखना है। काव्य निर्णय, ये सब भिखारी दास की रचनाएं हैं, निर्णय वाली रचनाएं भिखारी दास की हैं, और रसराज है मतीराम की कृति। तो भाव विलास इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ, क्योंकि यही देव की कृति है। अन्य रचनाओं का विवरण है। काव्य निर्णय भिखारी दास, रसराज मतीराम और श्रृंगार निर्णय भी भिखारी दास। आगे चलते हैं। निम्नलिखित कवियों का सही क्रम क्या है? पद्माकर, बिहारी, चिंतामणि, केशवदास। बिहारी, पद्माकर, केशवदास, चिंतामणि। चिंतामणि, केशवदास, बिहारी, पद्माकर और केशवदास, बिहारी, चिंतामणि, पद्माकर। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। कालक्रम के अनुसार केशवदास का समय सबसे पहले है, फिर आते हैं बिहारी, फिर चिंतामणि आते हैं और फिर पद्माकर आते हैं। तो आंसर हुआ डी। अब इनका कालक्रम देख लेते हैं। केशवदास का समय है 1560 ईस्वी से 1601 ईस्वी। बिहारी का 1595 ईस्वी से 1663 ईस्वी। चिंतामणि 1600 ईस्वी से 1680-85 ईस्वी और पद्माकर के है 1753 से 1833 ईस्वी। यानी कालक्रम के अनुसार सबसे पहले केशव का नाम आता है, फिर बिहारी, फिर चिंतामणि त्रिपाठी और उसके बाद पद्माकर। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है, उसका भी मैं यहां समाधान कर देती हूं कि बिहारी का जब समय 1595 है, चिंतामणि से पहले, तो आचार्य शुक्ल ने बिहारी को रीतिकाल का प्रवर्तक क्यों नहीं माना, चिंतामणि त्रिपाठी को क्यों माना? उसका कारण यह है दोस्तों कि चिंतामणि त्रिपाठी ने लक्षण ग्रंथ लिखे, बिहारी ने लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। तो कभी भी इस बात को लेकर के भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न, रीति मुक्त कविता की विशेषताएं हैं। यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, यह मूलतः आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, यह सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, अभिव्यंजना में यह अभिधा मूलक है। तो दोस्तों, रीति मुक्त कविता में यह विशेषता है कि यह आंतरिक अनुभूतियों का काव्य है, फिर यह आत्म प्रधान और व्यक्तिगत है, यानी कवि ने कविता के माध्यम से अपनी निजी अनुभूतियों को व्यक्त किया है, यह भी बिल्कुल सही है, और सभी प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, यह भी सही है, लेकिन यह कथन गलत है। तो हमसे पूछा गया है कि कविता की विशेषता क्या है, यानी ए, बी और सी तीनों ही कविता की विशेषताएं हैं। आइए कूट देखते हैं। ए, बी और सी सही, यानी ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं?
रीतिबद्ध परंपरा, रीति मुक्त परंपरा, रीति सिद्ध परंपरा या भक्ति परंपरा। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आलम, द्विजदेव और घनानंद ये सभी कौन सी परंपरा के हैं? ये सभी रीति मुक्त परंपरा के कवि हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। द्विजदेव का समय 1820 से 1861 के मध्य माना गया है। इनकी एकमात्र रचना जो उपलब्ध है वो है श्रृंगार लतिका सौरभ। इसको कंठस्थ कर लेंगे। श्रृंगार लतिका सौरभ के रचयिता का नाम क्या है, या कौन इसके कवि हैं, या कौन इसके रचयिता हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। रीति काव्य के विषय में सत्य कथन छांटिए। रीतिकालीन श्रृंगार काव्य तत्कालीन कवि की निजी भोगपरक प्रकृति के कारण लिखा गया। बी, रीति काव्य पूर्व काव्य परंपरानुसार ही लिखा गया। सी, आश्रयदाताओं की विलासी मनोवृत्ति के पोषणार्थ रीति काव्य लिखा गया। रीति काव्य अपनी प्रेमिकाओं को खुश करने के लिए लिखा गया। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। देखिए, रीतिकालीन श्रृंगार काव्य कवि की निजी भोगपरक प्रकृति के कारण नहीं लिखा गया। ये बात बिल्कुल जाहिर है, क्योंकि ज्यादातर कवि दरबारों में रहते थे, आश्रय में रहते थे, तो अपनी निजी भोगपरक प्रवृत्ति की ओर उनका ध्यान जाने का प्रश्न ही नहीं था। तो रीति काव्य पूर्व काव्य परंपरा के अनुसार लिखा गया। रीति काव्य ये भी गलत है, क्योंकि रीति काव्य से पहले भक्ति काल आता है और भक्ति काव्य में इस तरह की श्रृंगारिकता है ही नहीं। आश्रयदाताओं की विलासी मनोवृत्ति के पोषण के लिए, यानी उन्हें आनंदित करने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए रीति काव्य लिखा गया। ये बात बिल्कुल सही है। रीति काव्य अपनी प्रेमिकाओं को खुश करने के लिए लिखा गया, ये भी बिल्कुल गलत कथन है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, वीर रसात्मक कविता के साथ साथ भूषण ने निम्न में से किस लक्षण ग्रंथ का प्रणयन किया? छत्रसाल दशक, दूषण हजारा, शिवराज भूषण और भूषण हजारा। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आपको भूलना नहीं है, यह प्रश्न अक्सर पूछ लिया जाता है कि शिवराज भूषण किस प्रकार की कृति है। तो ये एक लक्षण ग्रंथ है, ये आपको ध्यान में रखना है। आंसर हुआ सी। अब इसके विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु। शिवराज भूषण एक लक्षण ग्रंथ है। सबसे पहली बात, भूषण कैसे आचार्य माने जाते हैं? अलंकार निरूपक और छंद निरूपक आचार्य माने जाते हैं, ये भूलना नहीं है। शिवराज भूषण किसके आधार पर रचना इसकी की गई है? तो जयदेव का चंद्रालोक जो है उसके आधार पर और मतीराम के ललित ललाम के आधार पर इसकी रचना की गई है। 105 अलंकारों का इसमें निरूपण है, जिसमें से 99 अर्थालंकार हैं, 4 शब्दालंकार हैं और शेष जो 2 बचते हैं वो एक चित्र अलंकार और एक संकर अलंकार हैं। तो आपको ये 3 बिंदु तो बिल्कुल नहीं भूलने हैं। किसके आधार पर यह ग्रंथ लिखा गया, आचार्य किस प्रकार के हैं भूषण, और शिवराज भूषण किस प्रकार का ग्रंथ है। ये 3 बिंदु आप कंठस्थ कर लेंगे। अगला प्रश्न, सेनापति के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सेनापति की अप्रतिम सफलता ऋतु वर्णन में है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सेनापति ऋतु वर्णन के लिए प्रसिद्ध है। उनके जैसा ऋतु वर्णन रीतिकाल के किसी और कवि ने किया ही नहीं। सेनापति का एकमात्र उपलब्ध ग्रंथ कवित्त रत्नाकर है, यह भी बिल्कुल सही है। कवित्त रत्नाकर में 5 तरंगे और 394 छंद हैं, ये भी बिल्कुल सही है। यमक सेनापति का प्रिय अलंकार है, ये कथन गलत है। सेनापति का प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार है, और यही कारण है कि श्लेष अलंकार पर कवित्त रत्नाकर में उन्होंने पूरी की पूरी एक तरंग लिखी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। श्लेष सेनापति का प्रिय अलंकार है, जिसके विषय में कवित्त रत्नाकर में उन्होंने पूरी की पूरी एक तरंग लिखी है, ये आपको ध्यान में रखना है। देव रचित भाव विलास संबंधित है, यानी भाव विलास की विषय वस्तु अलंकार निरूपण से, काम शास्त्र से, नीति निरूपण से, रस भेद, नायक नायिका भेद या अलंकार निरूपण से। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसमें रस भेद का वर्णन भी है, नायक नायिका भेद का वर्णन भी है और अलंकार निरूपण भी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। महत्वपूर्ण बिंदु देखिए, देव की भावविलास कृति का विषय वस्तु पूछ ली गई है, उनके अष्टयाम की पूछ ली गई है, तो आपको इनके विषय में अच्छी तरह से ध्यान रखना है। भावविलास के 3 जो विलास है प्रारंभ के, उनमें श्रृंगार रस का महत्व और श्रृंगार रस का सांगोपांग यानी अंगों सहित वर्णन किया गया है। चौथे विलास में नायक नायिका भेद है
और देव ने नायिकाओं के 384 भेद बताए हैं। ये बात महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। दोस्तों, ये हुआ हमारा आज का सत्र। उम्मीद करती हूं कि आज का सत्र भी अन्य पिछले सभी सत्रों की तरह बहुत उपयोगी साबित होगा। कुछ जो भी शंकाएं होंगी वो आपकी इस सत्र से दूर हो गई होंगी। अगले सत्र के इंतजार में रहिए, क्योंकि अगले सत्र में हम बात करने वाले हैं आधुनिक काल पर। एक सत्र में आधुनिक काव्य पर बात करेंगे और एक सत्र में आधुनिक गद्य पर बात करेंगे, और उसके बाद हम हिंदी साहित्य के इतिहास की इतिश्री कर लेंगे। अगले सत्र के इंतजार में रहिए बेसब्री से, उत्कंठापूर्वक। नमस्कार।